आज सभी लोगों का आज 1 जून के यूपी स्पेशल में जो है आपके भाग 10 में स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि देखिए अब आप आज मोटा 393 तक है, तो पहले ये सब चीज़ें मैप से नहीं पढ़ाई जा सकती। ये वन लाइनर फैक्ट हैं जिसको आपको जो है ऐसे ही समझ लेना है और इसको एक बेहतर नोट्स बना करके इसको क्लियर करिए। एक बच्चा आज जो है कहा है कि सर ग्रामीण व्यवस्था भी आप शुरू कर दीजिए। ठीक है बाबू, हम कल से ग्रामीण व्यवस्था वन लाइनर क्वेश्चन आपको कम से कम 1000, 1200, 1500। अभी हम इस पर मैप से नहीं पढ़ा रहे हैं। यूपी स्पेशल को अभी हम मैप से नहीं पढ़ाएंगे। मैप से अभी तब पढ़ाएंगे जब इसका हम कम से कम 500, 550, 600 कर लेंगे, जब आपको ये लगेगा 1-2 वीडियो में इसको आप कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद हम मैप से पढ़ाएंगे। पहले मैप से पढ़ लेंगे तो रोचकता आने लगेगी धीरे धीरे। अब चूँकि 10 हो गया तो हमको जहाँ तक उम्मीद है कि 12 या 13 हद्दा इतना तक आपको कंप्लीट है। और ये सभी क्वेश्चन, ये फैक्ट इतना याद करिए कि सभी चीज़ें पूछे गए हैं। ऐसे नहीं है कि आपको ये कई बार ये टॉपिक जो है, देखिए हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग एक बुक को जो है बुक से ही सुबह से शाम तक आप लिख के लिए लॉकडाउन होगा, लेकिन हमारे लिए सिर्फ यह एक बहुत बड़ा अवसर है। हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है जिसको हमको जो है इसको बेहतर ढंग से इस्तेमाल करना है। क्योंकि कोचिंग संस्थान जब खुल जाएगी तो फिर उतना शायद हम समय नहीं दे पाएंगे अपने पढ़ाई के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और हमने कल भी बोला था कि थोड़ा सा जूम करके कैसे पढ़ना, पहले इसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद MX प्लेयर में पढ़िए। सब कुछ बातें साफ सुथरा समझ में आएंगी। देखिए 354, 353 तक हम ले गए थे। ये सब चीज़ें फैक्ट है, ऐसी लिखवाई जाएंगी। अब कुछ कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे सर तो किताब में दिया है सब कुछ। बाबू कई जगहों से आदमी कलेक्ट करता है ना, तो कई जगहों से ये कलेक्ट करता है। ऐसे नहीं है कि अचानक जो है ना, अचानक आपको समझ में आना चाहिए। तो थोड़ा सा देखेंगे। पहला है 354, आपका है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल। कहाँ पर है? मेरठ में। 1 मिनट चले, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल कहाँ पे है? मेरठ में। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान IITR कहाँ है? लखनऊ में। ये विश्व विज्ञान वाला जो है 2-3 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान IITR कहाँ स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का, इसका पहले 60 स्क्रीन ले सकते हैं और इसी क्रम में आप नोट करते जाइए। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय 1998 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 6। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय इकाई। अब यहाँ पे देखिए, अच्छी बात बताइए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चावल को उत्पादन करने वाला। अच्छा, एक बात और कहना चाहते हैं, देखिए हमको बात याद आ गई। एक बच्चा कमालपुर का है और 2 बच्चे जो है सैयद राजा के हैं और 1 बच्चा जो है धानापुर का है। जो चीज़ें हम जीके के दौरान, यूपी स्पेशल के दौरान पूछते हैं, वो चीज़ें पूरा लिख करके जो है भेजते हैं। जैसे हमने कल बोला था अमीर खुसरो के बारे में, तो अमीर खुसरो के बारे में क्या जानते हैं, तो जितना चीज़ जानते थे वो लिखा करिए। ये सब चीज़ें जब लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तब एक दिन आपको इसको प्लस समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है ना। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 6। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय इकाई क्या है? वाराणसी में। 2007 ईस्वी में प्रारंभ ग्रामीण, ये लेखपाल के दृष्टिकोण से, हम लेखपाल, यूपी पुलिस, UPSI के लिए पूरा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश 2007 ईस्वी में प्रारंभ ग्रामीण खाद्य बैंक योजना उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में संचालित होती है? तो 12। पूर्वांचल में 5 है और बुंदेलखंड में क्या है? 7 है। हम दिखाएंगे, मैप में दिखाएंगे, क्योंकि हम वन लाइनर फैक्ट पहले हम आपको जो है 500-700 पहले देना चाहते हैं। अब इससे वो आपको उबन हो रही है
तो आप परेशान ना हो, 1-2 वीडियो और बनाएंगे, 500 550 पहले ऐसे करवा लेते हैं। इसको रोज 3 दिन 4 दिन बाद दोहराते जाइए, पूरा तैयार रहेगा, है ना। पढ़े रहेंगे, जितना अधिक से अधिक पढ़े रहेंगे परीक्षा हाल में उतना ही आपके लिए बेटर होगा। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना का प्रारंभ, जो बच्चा लेखपाल दिया होगा ये चीजें क्वेश्चन अगली बार पूछा गया था। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना का प्रारंभ 1992 ईस्वी में हुआ था। फैक्ट नंबर 360 है ना। फिर है लखीमपुर 361, देखें लखीमपुर एवं बहराइच जिलों की सीमा बनाने वाली नदी। तो ये नदी, जब उत्तर प्रदेश का नदी हम आपको मैप से पढ़ाएंगे कि लखीमपुर एवं बहराइच जिलों की सीमा बनाने वाली जो नदी कौन है, घाघरा नदी। इसको कर्नाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। हिंडन नदी यमुना में किस स्थान पर मिलती है? तो हिंडन नदी यमुना में किस स्थान पर मिलती है? गौतम बुद्ध नगर, है ना। फिर आपका उसके नीचे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा उसके नीचे आप देख लें। उसके नीचे हम आपको दिखाते हैं, ये थोड़ा सा ये यहाँ पे ये हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज़ें, ठीक है। 364 तक है। बेलन टोंस नहर, ये क्वेश्चन आपको जो है पीसीएस वाले में, यूपीएसएससी वाले में पूछा था कि बेलन टोंस नहर से लाभान्वित होने वाला जिला। तो बेलन टोंस नहर से लाभान्वित होने वाला जिला कौन है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो आपका NH2, और इसका नाम नया नाम है। जब हम आपको राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तर प्रदेश के राजमार्ग जब पढ़ाएंगे तो न्यू नंबर NH19 है, जिसकी जो है कितनी किलोमीटर है? 756 किलोमीटर। यह चीज़ वहाँ पर भी आएगा और इस चीज़ को आप जो है वहाँ पर भी इस बात को बेहतर ढंग से समझेंगे। हाँ, सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सभी लोग जितने भी यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, एक कायदे से अच्छा खासा कम से कम 400-500 पन्ने का एक जो है कायदे से नोट्स बनाइए ग्रामीण परिवेश के लिए। तो कल से हम आपको ग्रामीण परिवेश का पहले 1000, 1200, 1500 ऐसे 1 लाइनर फैक्ट करेंगे। उसमें मापन व्यवस्था का ट्रिक है, वो है हम आपको बताएंगे। बीघा, बिस्सा, है ना, एकड़, हेक्टेयर कैसे मापा जाता है उसको बताएंगे। वो एक पॉइंट होता है जिसको आपको याद हो जाएगा, एक क्वेश्चन उसमें से ज़रूर पूछता है। तो आप यहाँ पे देखिए, कल अपना एक पॉइंट बना लीजिएगा, कल से हम उसको शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखें जो अगला पॉइंट है यहाँ पे दिखाते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो हमने आपको दिखाया, हाँ यहाँ पे देखें, अब इतना जो है इसको स्थिर करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हमने आपको दिखाया, यहाँ पे देखें वर्ष 2011, तो जनगणना का एक टॉपिक जो है कम से कम 4 से 5 पन्ने में उसको पढ़ना है, बहुत चाहे भारत को लेकर के जनगणना 2011 का 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला एवं पुरुष साक्षरता दर के बीच का अंतर। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला एवं पुरुष साक्षरता दर के बीच का अंतर 20.1%, यानी 77.3 से 57, यानी आपका जो महिला देखिए 77.3% साक्षर है और पुरुष 57.2% साक्षर है। ये फैक्ट अचानक नहीं याद होता है। आप जब रोज जो है, रोज का मतलब नहीं, रोज हमने ये नहीं कर रहे हैं, मतलब 3 से 4 दिन के बाद इसका रिवीजन करते रहेंगे तो सब चीज़ें माइंड में, आपको बल नहीं पड़ेगा परीक्षा के समय। जब हम शुरू किए थे तो आपको कितना बुरा लगा होगा। अब देखिए धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें आप जानने लगे, है ना। तो थोड़ा सा अपने दिलो दिमाग को, है ना, थोड़ा सा आप जब उसको चार्ज करेंगे, उसको सही दिशा देंगे तो आपके लिए वो बेहतर काम करेगा। अगला है वयस्क लिंगानुपात एवं शिशु लिंगानुपात दोनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो वयस्क लिंगानुपात एवं शिशु लिंगानुपात दोनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है कौन है? 26वां। राष्ट्रीय कथन संस्थान, अब ये क्या है ये हम आपको बताएंगे। राष्ट्रीय कथन संस्थान लखनऊ की स्थापना 1988 से 1989 ईस्वी के बीच हुई थी। फिर अगला है 368, जनघनत्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान। तो जनघनत्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान कौन सा है? 9वां। कुल जो है 929 जो है घनत्व है प्रति किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात, तो अब यहाँ पे 912 का फैक्ट हम कई बार लिख चुके।
उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात, ये सब चीज़ें बहुत एकदम माइंड्स बहुत क्रिटिकल टाइप का होता है, इसको आप याद रखा करिए। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 907, कुल जो है 912। ऐतिहासिक स्थल अंतरंजीय खेड़ा, है ना, ऐतिहासिक स्थल अंतरंजीय खेड़ा किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? एटा। एटा जो है आपको एटा में स्थित है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? कानपुर को। आपको हमको कमेंट करके बताना है कि भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है। ठीक है, भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है ना। चले, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में जैन एवं, बहुत गंभीरता से एक एक टॉपिक लिया करिए, उबन मत ना हो, आराम से इत्मीनान से अपने आप को समझाइए कि अगर हम धीरे धीरे ये काम करेंगे एक दिन पता भी नहीं चलेगा और जो ये 393 है वो 1393 हो जाएगा, है ना। तो जितना आप अधिक से अधिक पढ़ेंगे, जितना अधिक से अधिक जानेंगे, उतना ही बाबू आप कंपटीशन के नज़दीक होंगे और उतना ही जो है आप जीवन सुखमय होगा, है ना। तो उत्तर प्रदेश में जैन, आप एक बात बताइए, ये सब नहीं कहना चाहिए वीडियो के दौरान, लेकिन हमको अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों सबको अच्छा से समझाना जो है। एक बात बताइए, लॉकडाउन में क्या आपको ये चीज़ें पता नहीं चली कि इंसान की फितरत क्या है? हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। क्या इसमें आपको यह पता नहीं चला कि आपका वजन क्या है? क्या बिना कुछ किए हुए इंसान, क्या इस दुनिया में कोई किसी का मूल्य समझने वाला है? कोई किसी को नहीं समझने वाला बाबू। आप अपना गुण, आपके हाथ में सब कुछ है। धीरे धीरे करेंगे। हम आपको देखिए इतना सब कुछ लिखते हैं, 3 से 4 घंटा हमको ये सब कुछ लिखने करने में लग जाता है, लेकिन हमारी दो ही बात है कि सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे बच्चे घर पे ना बैठें, पढ़ते रहें। दूसरी चीज़ हमारी ये बात है कि हमारा भी प्रैक्टिस क्या बना रहे, है ना। तो इसके लिए चीज़ें हैं। और बाकी जो है भाई, आप तो एडमिशन कराएं ना कराएं वो तो आपका लगा ही है, वो तो हम तो भाई अब कहते कहते थक गए हैं। लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ से कह रहे हैं कि भाई अरे जब तक हम ग्रुप वालों को रोक रखे हैं, इन लोग को पढ़ा इसलिए रहे हैं कि चलिए वहाँ तक पहुँचा देते हैं, 2-3 दिन में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ग्रुप वाले बच्चे इसलिए रुके हैं कि सर हमारा रिवीजन करवा दीजिए और हम लोग को रोके रखिए। तो जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगा उस दिन ये जो है चैनल भी बंद कर देंगे। तो उसके लिए आप परेशान ना हों। उसके लिए थोड़ा सा हमने आपसे यही कहा था कि भाई थोड़ा सा अगर आप आर्थिक मदद कर देते तो हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगता और हम भी आपके साथ मेहनत करते, हैं ना। लेकिन आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिए। ये इस चीज़ की शिकायत रहेगी आप लोगों से। ठीक है। 373 गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है? तो गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है? गाजियाबाद। यहां आपको बताना है कि गेटवे ऑफ भारत किस नगर को कहा जाता है। और जो बच्चा भेज रहा है बहुत अच्छी उसकी जानकारी है, ये सब लिखा करिए, जाना करिए। गेटवे ऑफ भारत किस नगर को कहा जाता है? वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पूरे देश की कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो उत्तर प्रदेश में पूरे देश की 16.51% क्या जनसंख्या रहती है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाए। अब यहाँ पे देखें, वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में देश की कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? 16.51%, है ना। अब देखिए, आप अपने चंदौली जिले के बारे में भी नहीं जानते। उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में राजधारी और देवधारी झरना स्थित है? जिसको कहते हैं राजदरी और क्या देवदरी, है ना। तो झरना स्थित है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पे है? चंदौली में। तो उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में राजधारी और देवधारी झरना स्थित है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पे? चंदौली में। अब देखिए, प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से अधिक प्रभावित है? तो हम आपको बताएंगे
सोन नदी, चंबल नदी आप सुने होंगे, शायद आप नहीं सुने होंगे तो हम आपको बताएंगे। भारत के नदियों में ये चीज़ें आपको बताएंगे कि ये क्या करती हैं, कि जो अवनालिका करते हैं कि मतलब ये चंबल की घाटी भी आप सुने होंगे, जो जहाँ पे डाकू वाकू जो है छिपते थे, वहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो नदियाँ हैं ना, ये बहुत गहरा गहरा जो है खाई टाइप का बना देते हैं। कैसे बनाती हैं, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें हम आपको उस समय समझाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे इतना भर जाता है ना कि कुछ लिखने का जगह नहीं होता, थोड़ा सा हम समझाते हैं यहाँ पर, लेकिन फिलहाल अब इतना जानिए। प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से अधिक प्रभावित है? कई बार चीज़ें पूछे गई हैं। कौन है? इटावा। उत्तर प्रदेश के किन वन्य जीव अभ्यारण्य को, ये देखिए ये चीज़ें हम पूछी गई है। इतना लंबा लंबा करके पूछता है। आप उस बुक को लेते हैं जिसमें जो है वो पढ़ डालते हैं, मेहनत भी करते हैं, और उस समय लगता है कि अरे यार हम तो बेकार इंसान हैं। उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को 1987 में किशन वन्य जीव अभ्यारण्य खीरी के साथ के प्रोजेक्ट टाइगर दायरे में लाया गया था? तो ये चीज़ जो है प्रोजेक्ट टाइगर में लाया गया था करबनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य बहराइच में। करबनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य बहराइच में। तो जो बच्चा एक एक पॉइंट नोट करके अपना नोट्स बना रहा है और बेहतर ढंग से हमारे साथ चल रहा है, वो चीज़ें जो है उसको बहुत ही प्लस करेंगी। आज उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिस समय पेपर होगा वो 80% तैयार रहेगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम आगे की बात करें तो आगे थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे दिखाते हैं। ये यहाँ पे देखिए ये पॉइंट यहाँ पे गया, तो देखें यहाँ पे है थोड़ा सा देखें, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? तो कांच उद्योग के लिए बहुत जानते हैं, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आप नोट रखा करिए। उत्तर प्रदेश का सभी लोग जानते हैं, फिरोजाबाद की जो है फिरोजाबाद चूड़ियाँ बनती हैं कांच के उद्योग के लिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय भाषा कब घोषित किया गया? तो शायद रिपीटेड हो गया, चलिए ठीक है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय भाषा कब घोषित किया गया? वर्ष 1989 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है? तो नरौरा। कहाँ पे है? नरौरा, बुंदेलखंड है ना। उत्तर प्रदेश में सोयाबीन फसल का प्रमुख क्षेत्र है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। अब आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक सोयाबीन की खेती कहाँ पर, किस राज्य में होती है? भारत में सबसे अधिक सोयाबीन की खेती किस राज्य में होती है? तो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र एनसीओएफ का फुल फॉर्म क्लिक करके आप भेजें। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र एनसीओएफ स्थित है कहाँ पर? गाजियाबाद में, है ना। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग है, तो भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग है गोंडवाना लैंड। ये जो है जब भूगोल पढ़ेंगे तो गोंडवाना लैंड की चर्चा होगी। वहाँ पे क्या होता है कि जैसा आप देख रहे हैं भारत का टुकड़ा कैसे, थेसिस सागर, ये सब चीज़ें चर्चा हम वहाँ पे करेंगे, अभी आप परेशान ना हो। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है, तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है बिठूर, कानपुर नगर पड़ता है। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है बिठूर, कहाँ? कानपुर नगर में। उत्तर प्रदेश में संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया गया था? तो उस उत्तर प्रदेश में संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया गया था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक जो है, और इनको जो है भारत रत्न से भी नवाजित किया गया था, ये तो बेहतर आपको पता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन है? हस्तिनापुर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन है? हस्तिनापुर। कानपुर देहात का मुख्यालय, तो कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती। कहीं कहीं माती लिखा होता है, कहीं कहीं माटी लिखा होता है किसी बुक में, तो इसको आप ध्यान से देखिए, अगर माती ही होता है। कानपुर देहात का मुख्यालय जो है कहाँ है? अकबरपुर माती। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई, तो आपको उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? बीघा, है ना। तो बीघा, बिस्वा, एकड़, हेक्टेयर, है ना। ये सब चीज़ें हम आपको एक वीडियो में बनाएंगे जो ग्रामीण परिवेश के दृष्टिकोण से एक क्वेश्चन जरूर मतलब इम्पॉर्टेंट है।
और उसको रटना नहीं है, समझना है मैथमेटिकल ढंग से, है ना। तो कल आप एक नोट बना दिए। और कई बच्चों का ये फ़ोन आ रहा है कि सर ग्रामीण परिवेश जो है हम लोग को पूरा डिटेल कंप्लीट कर दीजिए। मैथ तो चल ही रहा है, सब कुछ चल ही रहा है, हिंदी भी सर डिटेल चल ही रहा है, तो आप यहाँ पे समझिएगा। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान है, तो कहाँ पर? आगरा में। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर? आगरा में, ठीक है। तो यहाँ पे 389 का बात हो चुका है। कन्हैयालाल, अब थोड़ा सा नीचे देखें तो यहाँ पे देखते हैं भारत में चावल की खेती सर्वाधिक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप यहाँ पे देखें उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना का शुभारंभ। एक जनपद, यहाँ पे जितनी भी योजनाएं हैं उनको भी पढ़ा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना का शुभारंभ 24 जनवरी 2018 ईस्वी को हुआ था। छेमकली देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो छेमकली देवी मंदिर स्थित है कहाँ पे? कन्नौज में। उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त हैं, तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त हैं जस्टिस संजय मिश्रा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? जस्टिस संजय मिश्रा। तो इतनी चीज़ें आप जो है कायदे से नोट्स कर लीजिए। और नोट करने के बाद जो है आप जो है कल ग्रामीण परिवेश हमारे साथ एकदम बेहतर, कोई टॉपिक न छूटे, इसके लिए हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो आप देख सकते हैं। और सभी बच्चों से गुरुजी एक अनुकंपा कर रहे हैं, देखिए आप जो है कितना मेहनत करना पड़ता है। हम आपको पूरा दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं कितना लिखना पड़ता है। हम कम से कम मानकर चले कि आधा घंटा 45 मिनट ये सब लिखने में लगता है, फैक्ट्स को ढूंढने में लगता है, कौन सा बच्चा ठीक है ना यूथ कंपटीशन से छांटने में लगता है, ताकि हम देख सकते हैं आप कितना मेहनत लगता है। तो सभी बच्चों से हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपना जो है एडमिशन करवा लें और बेहतर ढंग से पढ़ें। और ग्रामीण परिवेश तो अभी जस्ट हम आपको प्रतिशत का प्रैक्टिस जो है भेज रहे हैं। 5 क्वेश्चन सबके लिए चुनौती है, सब जितने भी लोग हैं मेहनत करने वाले धुआंधार लोग, सबके लिए एक आज जो है चुनौती है। अच्छे क्वेश्चन के स्तर होंगे और इसको आप जो है क्लियर करेंगे, हम आपसे उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। ठीक है।